और नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स के बारे में, कृषि सांख्यिकी के बारे में। और ये क्लास रहने वाली है आरपीएससी डब्ल्यू, इसके साथ में प्री पीजी, इसके साथ में तमाम जितने सीयूईटी पीजी आईसीआर जेआरएफ जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स के, उनकी अपन बात करने वाले हैं। और इसके साथ में ही क्लास में ही सब कुछ याद होने वाला है कि सर ये क्लास तो लाइव आने वाली थी और 7 बजे आने वाली थी, कि सर ये लाइव क्लास क्यों नहीं हो पाई। बेटा ये लाइव क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा सा इसमें इश्यू है, अभी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू चल रहा है, सर्वर इश्यू चल रहा है, इस कारण ये लाइव नहीं हो पाई। इसलिए मैं इस क्लास सेकंड को ओनली किस फॉर्म में डालूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूंगा। बस एक चीज रहेगी, पर रिकॉर्डेड भी रहेगी ना, तो उसमें कोई आपका डाउट नहीं रहने वाला, कंप्लीट बताने वाला हूं। कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में छप सकते हैं वो डायरेक्ट यहां पर बताने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाने वाले हैं। इसके पहले एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स की जो अपनी जनरल क्लास है वो हो चुकी है बेटा। इसके बाद में अपने वाली आने वाली है डाटा समराइजेशन के बारे में। किसके? डाटा समराइजेशन। जो स्टूडेंट्स है अपने हिंदी मीडियम के, वो सोचेंगे कि सर आप तो यहाँ पर जो क्लासेस लेकर आते हो वो तो आप इंग्लिश में लेकर आते हो, और इसके साथ में ही जो हमारे जो हिंदी मीडियम के हैं हम, बेटा स्टैटिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें टर्मिनोलॉजी आपको दोनों में आनी चाहिए, और मटेरियल आपको ऐसा यहाँ पर मिलने वाला है कि सारा समराइज करके, जितने भी ऑथेंटिक बुक्स है उनका समराइज करके डाटा यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब जितनी भी अपनी जो यहाँ पर जितनी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के, उसके बेस पर ये नोट्स तैयार किए गए हैं, और उनके आधार पर ही आपको नोट्स लिखवाए जाएंगे, उनके आधार पर ही आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। जितनी भी माइनर सब्जेक्ट है वो अपना रोल रखती है, चाहे वो डब्ल्यू हो चाहे प्री पीजी हो, और उनको बहुत ही आसान भाषा में अपन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के समझाने वाले हैं। ठीक है, तो जिस भी साथी ने फर्स्ट वाली क्लास नहीं ली है तो सबसे पहले फर्स्ट वाली क्लास ज्वाइन करें। कहां पर मिलेगी? प्लेलिस्ट बनी हुई है ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। किस नाम से बनी हुई है? एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स के नाम से। उस प्लेलिस्ट में एक वीडियो आ चुकी है तो उसको देख लेना। आगे की क्लासेस लाइव रूप से मिलेगी। नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। इसके बाद में देखते हैं बेटा आगे की ओर। सबसे पहले आप सभी के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से महा ऑफर चल रहा है, और उस ऑफर में कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज जो भी 1 साल के लिए ओनली 19 रुपए में, कृषि पर्यवेक्षक का लाइव बैच 1499 में, डब्ल्यूओ का बैच, प्री पीजी का, एएफओ का, इनमें जीके को छोड़कर बाकी का जो बैच है ओनली कितने में मिलेगा? 599 में। कितने में मिलने वाला है? 599 में। जनरल एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए डेली क्लास आने वाली है। इसके साथ में बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर में अगर कोई पढ़ रहा है तो सेमेस्टर के कोर्सेज चल रहे हैं, और एग्रोनॉमी, एसआरबी, नेट वगैरह की टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी चल रही है। ठीक है, कंप्लीट कहां पर मिलेगी? डाउनलोड द ब्राइट एग्रो क्लासेस ऐप, और ब्राइट एग्रो क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ में ही आपको क्या करना है बेटा? इसके साथ में ही आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सर पहले अपन किस किस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? रिवाइज करना चाहूंगा सबसे पहले उसके परिचय के बारे में, उसके परिचय के बारे में। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जो भी साथी पहले क्लास को लिए थे कि याद है या नहीं है ये तो पता चले मेरे को। मॉडर्न स्टैटिक्स के फादर कौन है? मॉडर्न स्टैटिक्स के फादर कौन है? सभी साथी बताएंगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मेरे को लगेगा कि हाँ इसने सही जवाब दिया है, उसके और भी ज्यादा ऑफर मिलने वाले जितने भी ये जो कोर्सेज चल रहे हैं, और ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से एक अलग छवि आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो बताइए मॉडर्न स्टैटिक्स के फादर कौन है? अगर जिसका भी जवाब आ रहा है रोनाल्ड फिशर, रोनाल्ड फिशर या आर.ए. फिशर आ रहा है तो उसका बेस्ट जवाब है। क्या है बेटा? उसका बेस्ट जवाब है। थैंक यू उसको। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लेता हूं बेटा,
कि स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स क्या है, किसको बोलेंगे स्टैटिक्स? डेफिनेशन नहीं कि सर जो स्टैटिक्स है ना वो डाटा जो होते हैं और उसमें वो होता है और उसमें वो होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स है अपने जो डेटा होते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं और कलेक्शन करने के बाद में अपन क्या करते हैं कि सर कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करने के बाद में उसका जो टेबुलेशन वगैरह है, क्लासिफिकेशन वगैरह है, इंटरप्रिटेशन है, वो करेंगे। ठीक है। इसके बाद में आता है सिंगुलर मेथड और इसके साथ में ही प्लूरल मेथड होता है। सिंगुलर मेथड में अपन क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स मेथड्स, और डाटा किस में करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज किस में करते हैं प्लूरल सेंस में करते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए दोनों। इसके बाद में और मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तो जो अपने जो डेटा है वो डेटा कितने टाइप के होते हैं कि सर 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। स्टैटिक्स में कौन से डाटा का अध्ययन नहीं किया जाता है? जवाब दीजिए, कौन से डेटा का प्रयोग अपने स्टैटिक्स में नहीं किया जाता है? बताइए। कि सर क्वालिटेटिव, कि सर क्वालिटेटिव, बिल्कुल बेटा क्वालिटेटिव का अध्ययन नहीं करते हैं, क्वांटिटेटिव का करते हैं। ठीक है। तो अपने ये क्या होते हैं, इसके क्वेश्चन होते हैं और भी क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाने वाले हैं आपसे। अब आप बताओ कि जो स्टैटिक्स के शब्द है वो किस किस से लेकर गए, किस किस से लेकर बने हैं? कि सर पहला लैटिन है स्टेटस, फिर इसके बाद भी जर्मन है स्टैटिस्टिक, और इसके साथ में एक और है, कौन सा है बताओ? बताओ। इटालियन। कौन सा है? इटालियन। ये जो इटालियन शब्द है ये कौन सा है? स्टैटिस्टिक जर्मन, गॉटफ्राइड एक्केनवाल के द्वारा दिया गया था। गॉटफ्राइड एक्केनवाल क्या है? ये है फादर ऑफ जो अपने स्टैटिक्स है वो गॉटफ्राइड एक्केनवाल है। इसके साथ में मॉडर्न स्टैटिक्स के रोनाल्ड फिशर है। बहुत सारी जगह डेटा वेरिएशन मिलेगा पर ये ऑथेंटिक है। जितनी भी जगह पर जो आपकी ओल्ड एग्जाम्स हुई है उनके अकॉर्डिंग ये क्या है? बेस्ट है। अब इसके साथ में और भी मैं इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तो उस टाइम आपको और बता दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे साथियों, बात करेंगे सबसे पहले डेटा के बारे में। आज अपन डेटा का समराइज, पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन। मतलब आपको पता है स्टैटिक्स डेटा आंकड़ों का विज्ञान है। आंकड़ों की क्या करते हैं अपन, उनको उथल पुथल करते रहते हैं। मतलब उनका क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, टेबुलेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, मतलब उनका निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है। ये क्रियाएं अपन करते हैं। अब भाई साहब सबसे पहली चीज आती है कि स्टैटिक्स डेटा का विज्ञान है। मतलब इसमें डेटा का क्या करते हैं? डेटा की कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, डिसीजन लेते हैं इससे। ठीक है। तो ये विज्ञान है। अब इसमें अपन बात करें तो स्टैटिक्स में एक वर्ड क्या आया? कि सर डेटा आया। कि सर डेटा आया। अब डेटा को आप समराइज कैसे करते हो? जैसे कि आप कहीं से लेकर आते हो कि सर इस गांव में इतने पशुओं की संख्या है। अब उसमें आप क्लासिफाई तो करोगे कि दूध देने वाले कितने हैं, दूध नहीं देने वाले कितने हैं, गायों की संख्या कितनी है, भैंसों की कितनी है, बकरियों की कितनी है, भेड़ों की कितनी है। या फिर देखने को ऐसे बैठोगे जैसे मैं आपको आकर पूछता हूं, आप डेटा कलेक्ट करके लेकर आते हो, मैं आपको पूछता हूं कि आप बताइए रे कि जो अपने जो इस गांव में है, इस गांव में या इस राज्य में बकरियों की संख्या कितनी है? कि सर इस घर में 5 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। इस प्रकार से आप मेरे को गिनाते जाओगे, गिनाते जाओगे, गिनाते जाओगे। अब बेटा मेरे को एक चीज आप बताओ कि इस प्रकार से किसी को अपना रिजल्ट थोड़ा ना बता सकते हैं, उनको समराइज करना पड़ेगा, उनको समराइज करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं डेटा समराइजेशन। क्या बोलते हैं? डेटा समराइजेशन। कुछ पता चल रहा है डेटा समराइजेशन क्या होता है? डेटा समराइजेशन की कुछ स्टेप्स होती है। डेटा समराइजेशन की कुछ स्टेप होती है। अब बेटा सबसे पहले डेटा की फर्स्ट स्टेप पूछ लेना। फर्स्ट स्टैटिक्स में आपको फर्स्ट पूछ लेना। तो फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट आपके होता है, फर्स्ट स्टैटिक्स की होती है कि पहले आपके पास में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक उद्देश्य होना चाहिए। मतलब पहले, सबसे पहले अगर आपको स्टेप्स के बारे में पूछे, सबसे पहली स्टेप पूछ ले, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ हो, डेटा जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ हो, मतलब ऑप्शन ऑब्जेक्टिव दिया हो तो ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं हो तो कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं दिया हुआ हो, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा, इसके साथ में ही एनालिसिस ऑफ डेटा, कंक्लूजन ऑफ डेटा। मैं आपको समझा देता हूं कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। सभी की वैसे तो अपन बात करने वाले, जैसे आपको मैंने भेजा, सबसे पहले किसी गांव में भेजा, किसी राज्य में भेजा कि इस राज्य के आपको क्या करके लाने हैं, इसमें पशुओं की संख्या आपको कलेक्ट करके लानी है। अब वहां पर जाते हो, आप पशुओं की जो संख्या है वो क्या करके लाते हो?
कलेक्ट करके लाते हो, मतलब एकत्र करके लाते हो। क्या करके लेकर आते हो बेटा? एकत्र करके लेकर आते हो। इसके बाद में आप उनका क्या कर देते हो? क्लासिफिकेशन कर देते हो कि दूध देने वाले मवेशी है, दूध देने वाले नहीं है, और इसके साथ में ही ये बकरियां हैं, ये भेड़ें हैं, ये इसके साथ में ही ये अपने गाय है, ये अपने ऊंट है, उनका क्या कर देते हो? क्लासिफिकेशन कर देते हो कि इतने ये हैं, इतने ये हैं। दूसरी स्टेप क्या आ जाती है? क्लासिफिकेशन। इसके बाद में आता है टेबुलेशन। टेबुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? टेबल में डाल देते हो। जैसे इधर आप दे देते हो कि संख्या, और इधर आप दे देते हो कि भैंस की संख्या, इसके साथ में ही अपन बात करें गाय की संख्या, मतलब एक प्रकार की टेबल की फॉर्म आप बना देते हो, एक प्रकार की टेबल फॉर्म आप बना देते हो। उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन टेबुलेशन ऑफ डेटा कहते हैं। अब इस टेबल में अपन एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से राज्य में भैंस की संख्या अधिक है, कौन से में कम है, उनको अपन क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करने के बाद में कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर दुग्ध उत्पादन पर कौन है, फर्स्ट पोजीशन पर जो भैंसों की संख्या में कौन है, गायों की संख्या में कौन है। तो बेटा ये अपने स्टैटिक्स है, ये अपने स्टैटिक्स है। तो डाटा को समराइज करने का ये क्या है? स्टेप्स है। ये क्या है बेटा? स्टेप्स है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। डेटा समराइजेशन में अपन बात करें ना तो मेन आता है क्लासिफिकेशन, मतलब डेटा को समराइज अपने को करना होता है। पहले अपन क्या करते हैं? पहले अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद में अपने आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहली स्टेप को अपन समझते हैं डेटा को एकत्रित करना। जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, उनको मैं ऐसे समझ लेना कि हिंदी में समझा रहा हूँ, जो चीजें है ना वो समझाने का तरीका हिंदी में रहेगा और नोट्स इंग्लिश में, और अगली क्लास से अपन हिंदी में और कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कि डेटा को आपको क्या करना है? एकत्र करना है। तो सबसे पहली स्टेप को समझते हैं कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। बेटा आपको मैं भेजूं, जैसे कोई एक रमेश है, एक रमेश है और इसके साथ में एक दिनेश है, एक रमेश है और एक दिनेश है। सबसे पहले मैं रमेश को और दिनेश को भेजता हूँ। किसको भेजता हूँ? रमेश को और दिनेश को भेजता हूँ। रमेश को दिनेश को मैं कहाँ पर भेजूंगा? मैं रमेश को और दिनेश को भेजूंगा एक राज्य में भेजूंगा। जैसे मैंने भेजा राजस्थान में भेजा। राजस्थान में भेजकर मैं बोलता हूँ कि आपको पशुओं की संख्या क्या करके लानी है? कलेक्ट करके लानी है। ठीक है, कलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। सबसे पहले होता है कौन सा? डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्या आता है? इनडायरेक्ट मेथड आता है। ठीक है, और इसके साथ में एक आता है अपने शेड्यूल आता है, एक आता है क्वेश्चनरी आती है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस आता है। ठीक है, तो 5 मेथड होते हैं। कितने होते हैं? 5 मेथड होते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा के। बेटा अब इसमें डेटा में ऐसे मत समझ लेना कि सर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना है, सेकेंडरी को करना है। डेटा को कलेक्ट करना है आपको। ठीक है, वो डायरेक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी का रोल नहीं है यहाँ पर, ओनली डेटा को कलेक्ट करना है। किसको करना है? डेटा को कलेक्ट करना, आंकड़ों को आपको क्या करना है? एकत्रित करना है। तो सबसे पहले होता है कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप होम टू होम जा रहे हो, किसी के पास में, किसी के घर पर जाओगे, घर पर जाकर कि आपके कितनी भैंसें हैं और आपके पास में कितनी गायें हैं, कितनी बकरियां हैं, सारे आप क्या कर लोगे? कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होम टू होम मेथड होता है डायरेक्ट मेथड में। फिर होता है पर्सन टू पर्सन, मतलब आप किसी व्यक्ति के पास में, किसी व्यक्तिगत आपको डाटा लेकर डेटा एकत्रित करना है तो किसी व्यक्ति के पास में जाओ, व्यक्ति विशेष के जाकर पूछोगे कि आपके पास में कितनी भैंसें हैं, कितनी गायें हैं, तो वो क्या हो जाता है? पर्सन टू पर्सन। मतलब एक पर्सन टू पर्सन पूछ सकते हैं, होम टू होम पूछ सकते हैं। दो प्रकार से आपको समझ में आया होगा डायरेक्ट डाटा। इसके बाद में आता है इनडायरेक्ट डाटा। इनडायरेक्ट डाटा का मतलब है कि डाटा तो आप कलेक्ट करके ला रहे हो, मतलब डाटा को मैं आपको डाटा बोलता हूँ, उसको आप समझ लेना डेटा। ठीक है, कहीं आपकी सर वो आप प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हो, वो तो आप सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो डेटा होता है। अब जो डेटा है उस डेटा को आप क्या करोगे कि सर डेटा को इनडायरेक्ट मेथड से अपन क्या करते हैं? डेटा को अपन इनडायरेक्ट मेथड से क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं किसी अदर पर्सन से और अदर इंस्टीट्यूशन से। जैसे मैं किसी के पास में, आपके गाँव के पास, गाँव में जाता हूँ और आपके लिए, आप 2 भाई हो, अलग अलग रहते हो, 2 भाई हो अलग अलग रहते हो। अब मैं एक भाई से जाकर पूछूंगा कि आपके जो छोटे भाई है या बड़े भाई है उनके पास में कितने पशुओं की संख्या है, कौन कौन से पशु है, उनसे मैंने कलेक्ट कर लिया। दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। तो आपसे पूछ सकता है कि होम टू होम डेटा कलेक्शन कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, या कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पर्सन, ये कौन सा मेथड है? तो यहाँ पर आप क्या जवाब दोगे? यहाँ पर जवाब दोगे बेटा आप इनडायरेक्ट मेथड। क्या दोगे? इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पर जवाब दोगे। इसके बाद में आता है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची।
क्या होता है? अनुसूची होता है। क्या होता है बेटा? अनुसूची होता है। अनुसूची होता है और एक होता है क्वेश्चनरी। क्या होती है? क्वेश्चनरी होती है, इसको अपन बोलते हैं प्रश्नावली। क्या बोलते हैं? प्रश्नावली होते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में ही प्रश्नों की लिस्ट होती है। दोनों में ही क्या होती है? प्रश्नों की लिस्ट होती है। क्या होती है बेटा? प्रश्नों की लिस्ट होती है। और इस लिस्ट को अपने को क्या करना पड़ता है? इस लिस्ट को एक अपने को पता है कि एक व्यक्ति होता है जो कि खुद डेटा कलेक्ट करने के लिए जाता है। डेटा कलेक्ट करने के लिए जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। याद रख लेना, पूछा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेटर किसको कहते हैं? कि सर इन्वेस्टिगेटर तो जो डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, जो डेटा कलेक्ट करने जाता है उसको इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? याद रखना, डेटा कलेक्ट करने के लिए जो जाता है उस व्यक्ति को इन्वेस्टिगेटर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या आ जाता है? इन्वेस्टिगेटर होता है। दोनों में ही इन्वेस्टिगेटर का रोल रहेगा, क्वेश्चनरी और शेड्यूल में, दोनों में समझना। अब जो शेड्यूल है, शेड्यूल में क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर सेल्फ फिल्स द क्वेश्चन लिस्ट। मतलब एक क्वेश्चनों की लिस्ट होती है। क्वेश्चनों की लिस्ट क्या है बेटा? वो ऐसे तोड़ना है कि वहां पर कॉलम बनाएगा जाकर, वो एक प्रिंट आउट निकलवा लेगा कि इधर भैंसों की संख्या, गायों की संख्या, इसके साथ में ही अलग अलग वो क्या बना लेगा? कॉलम बना लेगा। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि भैंसों की संख्या कितनी है, गायों की संख्या कितनी है, सभी के लिए क्वेश्चनरी है, मतलब एक प्रश्नावली है। एक तो ऐसे होता है कि डायरेक्ट अपन ले जाकर किसान को दे दे, ठीक है, किसान को दे दे कि किसान तू भर लेना इसको और कल मेरे को दे देना, ठीक है, कल मेरे को दे देना। तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे? इसको तो अपन बोलेंगे क्वेश्चनरी। एक होता है कि अपन वहां पर जाएंगे कि बता रहे यहां पर आपके भैंसों की संख्या कितनी है, वो बोलेगा 2, तो 2 भर ली। अगर वो पूछे कि गायों की संख्या कितनी है, कि सर 3 है, ठीक है, तो 3 भर लेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे शेड्यूल या अनुसूची बोलेंगे, ठीक है। जब इन्वेस्टिगेटर्स खुद क्या भरता है? प्रश्नावली को भरता है, जो प्रश्न की लिस्ट है उसको भरता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको शेड्यूल कहते हैं। और जो दूसरे से भरवाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वेश्चनरी या प्रश्नावली बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कि आप कोई कोचिंग में जाते हो, कहीं पर भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो और या कोई स्कूल में जाते हो, तो वहां पर एक को क्या दिया जाता है? आपको फॉर्म दिया जाता है कि बेटा आपको ये फॉर्म भरना है, आपको ये फॉर्म भरना है। तो वो अपने क्या होता है? वो अपने होता है बेटा क्वेश्चनरी। मतलब क्वेश्चनरी, उसमें क्वेश्चन होते हैं, उनका आपको जवाब देना होता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चनरी हो गया। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल की वहां पर आप कहीं पर गए और वहां से आपको पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप क्या कार्य करते हो, और सारी चीजें वो खुद भरता है, उसको शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। मतलब डेटा ही तो कलेक्ट कर रहे हो। वहां पर स्कूल में जो आपको पर्सनली भरने को लिए देंगे, तो उसमें वो डेटा ही तो कलेक्ट कर रहा है, आपका डेटा ही कलेक्ट कर रहा है। तो डेटा कलेक्ट करने का ही तो मेथड आया, कौन सा? प्रश्नावली। इसके साथ में एक आता है शेड्यूल। शेड्यूल में क्या होता है बेटा? शेड्यूल में होता है कि इसमें भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, पर ये किसके द्वारा किया जाता है? इन्वेस्टिगेटर खुद उसको भरता है, उसको शेड्यूल या अनुसूची कहते हैं। और क्वेश्चनरी या प्रश्नावली किसको? जब खुद नहीं भरता है। इसके बाद में कॉरेस्पॉन्डेंस आता है कि कोई लेटर के माध्यम से, इसके साथ में आजकल तो क्या हो जाता है, आजकल ईमेल वगैरह के माध्यम से भी भेजना पड़ता है। एक क्वेश्चनरी भेज देते हैं, जो भी अपने आंसर होते हैं वो अपन डेटा भेज देते हैं क्वेश्चनरी के माध्यम से। कोई मंगवाता है अपन से कि मैं आपको भेजूं कि आपने कौन सा कोर्स ले रखा है और कौन सा नहीं ले रखा है, कहां से आप पढ़ते हो, और सारे क्वेश्चन का मैंने फॉर्मेट भेज दिया और उसको आप मेल करते हो हमारे को, ठीक है, तो वो मेल के माध्यम से हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डेंस मेथड आ जाता है, ठीक है। तो बेटा 5 मेथड है, पांचों मेथड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, होम टू होम और पर्सन टू पर्सन। फिर दूसरा मेथड कौन सा आता है? दूसरा मेथड आता है इनडायरेक्ट मेथड, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो किसी अदर पर्सन से, और इसके साथ में अदर इंस्टीट्यूशन से आप क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज आपके क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट मेथड आ जाएगा। इसके बाद में आता है शेड्यूल या अनुसूची कहते हैं। अनुसूची क्या होता है? जब इन्वेस्टिगेटर खुद क्या करता है, जब क्वेश्चन लिस्ट को भरता है, पर्सन सूची को भरता है, तो उसको क्या कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं। फिर आता है क्वेश्चनरी, मतलब जब खुद नहीं भरता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं क्वेश्चनरी या प्रश्नावली कहते हैं। इसके साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस, मेल या ईमेल या इसके साथ में लेटर के माध्यम से जब आप सेंड करते हो तो उसको अपन कॉरेस्पॉन्डेंस मेथड कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा के 5 स्टेप याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, और कहीं पर भी क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो सारी चीजें याद होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ में। अब इसको आपको याद करने की जरूरत
जरूरत थोड़ा ना, मैंने बता दिया, एग्जाम्पल देकर बता दिया। 5 मेथड होते हैं, किसी के पास में जाकर खुद जाकर पूछ रहे हो, होम टू होम या पर्सन टू पर्सन। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, किसी अदर को पूछ रहे हो कि आपके भाई के पास में कितनी भैंस है, कितने पशु है, इनडायरेक्ट मेथड। इसके साथ में ही अपन बात करें कि दूसरा मेथड आता है शेड्यूल, अनुसूची। जब इन्वेस्टिगेटर खुद किसी को पूछकर डेटा भरता है वहां पर जाकर, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन शेड्यूल कहते हैं। एक आता है क्वेश्चनरी, मतलब आपको एक पेज दे दिया जाता है, उसमें क्वेश्चन होते हैं कि भरकर कल दे देना बेटा, उसको अपन क्या कहते हैं, क्वेश्चनरी बोलते हैं। एक होता है अपने कोरेस्पोंडेंस, मेल या किसके द्वारा होता है, ये मेल या लेटर के द्वारा होता है, उसको कोरेस्पोंडेंस मेथड कहते हैं। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मतलब फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्या आता है, मतलब डेटा का वर्गीकरण, डेटा का वर्गीकरण होता है। मतलब आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है बेटा, क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस पर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि अपन बात करते हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा करते भी नहीं, ऐसा सोच भी नहीं रखते, पर एक एग्जाम्पल जो कि आपको बहुत अच्छे से, जैसे कि अपने एक गांव है, इस गांव में अपन देखें कि गोरे लोग कितने हैं, काले लोग कितने हैं, और इसके साथ में ही मध्य मीडियम वाले कितने हैं, जिनको बोलते हैं सांवले। जिनको क्या बोलते हैं, सांवले बोलते हैं। उनका क्लासिफिकेशन बोल दे तो बेटा वो क्या आ जाता है, वो अपने आ जाता है किसके आधार पर, क्वालिटी के आधार पर। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मैं बात करता हूं सबसे पहले कि आपके पास में केले हैं, बहुत सारे केले हैं, ठीक है, या ऐसे समझ लो सेब है। अब सेब का आकार देखोगे कि एक तो बहुत बढ़िया है, सुडौल है, मोटी है, अच्छी है, ठीक है, एक तो वो सेब होगी। एक आ जाती है अपने मीडियम साइज की, एक आ जाती है बहुत ही छोटी साइज की, ठीक है। उनका शेप वगैरह कुछ भी चीज अपने सही नहीं है, ठीक है, तो उनको अपन ग्रेडिंग कर देंगे किसके आधार पर कि सर क्वालिटी, मतलब वैसे तो शेप होती है, मतलब क्वालिटी में आप रख सकते हो। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि उनकी मिठास के आधार पर अपन ने क्लासिफिकेशन कर लिया, गन्ने की मिठास के आधार पर गन्ने का क्लासिफिकेशन कर लिया, मतलब क्वालिटी के बेस पर अपन क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि अपन एक और एग्जांपल, कोई बुद्धिमान लोग है और कोई क्या है, बिना बुद्धि के लोग है, मतलब टाबर बुद्धि है उनमें, क्या है, बच्चा बुद्धि है, तो उनको अपन क्या कर लेंगे, बुद्धि के आधार पर। इंटेलिजेंस भी क्या है बेटा, इंटेलिजेंस भी क्या है, एक प्रकार की क्वालिटी है। तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, क्वालिटी आ जाएगा। फिर आता है क्वांटिटी, क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा, मतलब क्वांटिटी के आधार पर। क्वांटिटी के आधार पर मैं बात करूं कि जैसे कि अपन बात करते हैं, अपने पास में 5 राज्य हैं, मैं दे देता हूं आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एमपी, और इसके साथ में ही एक छत्तीसगढ़। अब आप इनमें क्या कर सकते हो, आप अब इनमें क्वांटिटी के आधार पर, क्वांटिटी के मतलब प्रति हेक्टेयर गेहूं की उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां पर है, उनको क्लासिफाई करो उसके बेस पर। तो वो क्या आ जाता है, क्वांटिटी के आधार पर। किसके आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर आप उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हो। फिर आता है जियोग्राफिकल। मैं आपको बोलता हूं कि बेटा आप करो, आप मेरे को बताओ कि आपके जैसे एक है गंगानगर है, मतलब एक जियोग्राफिक एरिया है, इसके साथ में ही अपने आता है कोई जियोग्राफिक एरिया है, जैसे कि जयपुर है, जिले के आधार पर भी बोल सकते हो, या कोई जयपुर का कोई पार्ट बोल लो, उसको अपन भौगोलिक क्षेत्र बोल सकते हैं। उनके आधार पर मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूँ कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम होती है, यहाँ पर अधिक होती है, यहाँ पर कम होती है। या आपको पता है, ऐसा सुना है क्या आपने कि फलोदी में सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। आपने सुना है क्या कि चूरू में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। और आपने सुना है क्या कि जो अपने किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कि वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मतलब भौगोलिक एरिया के आधार पर क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। दैट इज अपने जियोग्राफिकल क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। इसके बाद में आता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है कि जैसे क्रोनोलॉजिकल में आपको क्या एग्जांपल बताया जा सकता है, जैसे कि समय के आधार पर अपन करते हैं। जैसे कि मैं किसी गांव में जाता हूं और गांव में जाकर मैं वहां पर देखता हूं, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन करता हूं कि ये 1997 के लोग हैं, ये 1905 के हैं, ये 2006 के हैं, ये 2010 के हैं, ये 2008 के हैं, ठीक है। या फिर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं गेहूं की प्रोडक्टिविटी का कि 2007 में ये थी, 2008 में ये थी, 2009 में ये थी, 2010 में ये थी। दैट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में मेरे हिसाब से कोई आपको
आपको इतना लोड लेने वाली जरूरत नहीं है, सारी क्लासेस से कैसे याद हो जाएगी कि सबसे पहले क्वालिटी मतलब क्वालिटी के बेस पर, दूसरा क्वांटिटी क्वांटिटी के बेस पर, तीसरा क्या आ जाएगा क्रोनोलॉजिकल, चौथा क्या आ जाएगा जियोग्राफिकल। अब इनका एग्जाम्पल भी बता दिया, कैसा भी टाइम से रिलेटेड आ जाए क्रोनोलॉजिकल, और इसके साथ में किसी भौगोलिक एरिया के रिलेटेड आ जाए तो जियोग्राफिकल, क्वालिटी से रिलेटेड आ जाए तो क्वालिटिव, और इसके साथ में क्वांटिटी से रिलेटेड आ जाए क्वांटिटी से तो क्वांटिटेटिव आ जाएगा। मतलब ये अपने क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है। क्या बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है, तो ये अपने क्या हो जाता है इसका टाइप शो हो जाता है। इसके साथ में ही सीरीज आती है। क्या आती है बेटा सीरीज आती है। अपने को पता है क्या सीरीज 3 प्रकार की होती है, पिछली क्लास में भी बताया था पर फिर भी नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूं कि आप मेरे को बताओ कि वह श्रृंखला जो कि उसमें जो आंकड़े तो होते हैं मतलब डेटास तो होते हैं, संख्याएं भी होती है, पर वो होती है अपने विद फ्रीक्वेंसी। तो बताओ किससे बोलेंगे, विद फ्रीक्वेंसी जब पाई जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी से बताओ कमेंट करके, कमेंट कर दो इतने टाइम में तो कमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने तो याद करना है। स्टैटिक्स है और सबसे कम टाइम में और सबसे अच्छे। एक बार तो मैं इसको क्लासिफिकेशन कर देता हूं, क्योंकि कई साथियों के मैराथन में समझ में नहीं आता, एक ही मैराथन क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा आपका स्टैटिक्स का, इतनी मैं गारंटी लेता हूं आपको। ठीक है, तो आप एक बार बता दो कि सीरीज या श्रृंखला ऐसी कौन सी है जिसमें अपन क्या करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अपन विद फ्रीक्वेंसी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले सीरीज के बारे में देखो। ठीक है, उसका मैं नाम भी आगे बताऊंगा, तब तक आप कमेंट कर दो। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आती है सीरीज। सीरीज किसको बोलते हैं, द टर्म सीरीज रेफर्स टू द ग्रुपिंग ऑफ डाटा। मतलब डाटा का क्या होता है, समूह होता है जो कि वेरियस ग्रुप्स में होता है, पर्टिकुलर मैनर में एक प्रकार के तरीके से होता है। जैसे कि मैं बात करूं इस प्रकार से आपको दे दे, इस प्रकार से आपको दे दे, या इसमें व्हाइट से मैं आपको समझा देता हूं कि इस प्रकार से दे दे, इस प्रकार से इधर मार्क्स दे दिया, इधर स्टूडेंट्स की संख्या दे दिया या नेम दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक मैनर तरीके में एक अच्छे तरीके से ग्रुपिंग हो रही है। किसकी हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है डेटाज की। किसकी हो रही है, डेटाज की हो रही है। तो बेटा ये याद रखना कि ग्रुपिंग ऑफ डेटा इन राइट मैनर दैट इज सीरीज। क्या हो जाएगी सीरीज, मतलब ग्रुपिंग ऑफ डेटा into a various groups in a particular manner। तो वो अपने क्या हो जाएगा, वो अपने हो जाएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा सीरीज या श्रृंखला बोलते हैं, जिसको सारणी बोलते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं सीरीज 3 प्रकार की होती है। एक इंडिविजुअल होती है, पहले क्या होती है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं, या इंडिविजुअल भी बोल सकते हो। पहले क्या आ जाएगी, व्यक्तिगत श्रेणी आ जाएगी या फिर इंडिविजुअल आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, व्यक्तिगत श्रेणी आ जाएगी या इंडिविजुअल जिसको बोल सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट्स एवरी पीपुल डाटा फ्रीक्वेंसी इज एब्सेंट। मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एब्सेंट रहती है। मतलब एक डाटा तो कैसा होता है बेटा, एक डेटा तो ऐसा होता है कि यहाँ पर दे दिया, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर आपको मार्क्स दे दिया और मार्क्स दे दिया, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दिया कि 0 से लेकर 5 मार्क्स के बीच में, या ऐसे मान लो कि मैं बता देता हूं कि 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स के आता है कि सर 5 स्टूडेंट्स के आता है, और 5 मार्क्स कितने के होते हैं कि सर 3 के आते हैं। 4 मार्क्स कितने के आते हैं कि सर 2 के आते हैं। इधर 10 मार्क्स कितने के 9 मार्क्स कितने के आते हैं कि सर 1 स्टूडेंट के आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने फ्रीक्वेंसी के साथ में दे दिया। ठीक है, और इसके साथ में मैं बता देता हूं कि पर्टिकुलर स्टूडेंट के कितने आ रहे हैं कि सर 1 स्टूडेंट के आ रहा है, पहले स्टूडेंट के आ रहा है कि यहाँ पर जैसे 6 स्टूडेंट है टोटल, और 6 का मैं सभी का बता देता हूँ कि फर्स्ट स्टूडेंट के कितने हैं 10 मार्क्स हैं, सेकंड के कितने हैं कि सर 9 मार्क्स हैं, और थर्ड के कितने हैं यहाँ पर 3 मार्क्स आते हैं, फोर्थ के कितने आते हैं 4 मार्क्स आते हैं। मतलब इस प्रकार से मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। किस प्रकार से किया बेटा, इसमें मैंने किया पर्टिकुलर व्यक्ति के मैंने मार्क्स बता दिए। यहाँ पर पर्टिकुलर के थोड़ा ना बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी की 5 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आ रहे हैं, पर्टिकुलर के नहीं बता रहा। यहाँ पर अगर कोई रिपीट भी होगा कि दूसरे के भी 10 आते हैं, तीसरे के भी 10 आते हैं, तो यहाँ पर इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। और जो विथ फ्रीक्वेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं? वो तो आपने कमेंट कर ही दिया होगा। ठीक है, तो इसमें देख लो, सबसे पहले सारणी का बता दिया मैंने, और भी आगे बता दूंगा, एग्जाम्पल के साथ में आएगी अभी तक। तो क्या हो जाएगी? डेमोन्स्ट्रेट्स एवरी परसेंट डाटा, मतलब सभी के क्या करते हैं? डेटा अपन डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शित करते हैं, और उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बारंबारता अनुपस्थित होती है। तो ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं? आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट सीरीज। क्या आती है बेटा? डिस्क्रीट सीरीज आता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? इसमें क्या होता है? रिप्रेजेंट एग्जैक्ट वैल्यू और काउंटेबल डाटा और प्रेजेंट वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी, मतलब इसमें वेरिएबल्स भी होते हैं और फ्रीक्वेंसी भी होती है। जैसे मार्क्स की बात करूं, इधर में फ्रीक्वेंसी की बात करूं, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। जैसे 5 नंबर आ रहे हैं, 5 के आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, 2 के आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की सीरीज को अपन क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं पाई जाती है, पर्टिकुलर व्यक्ति का डाटा अपन देते हैं, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। डिस्क्रीट में क्या होता है? डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी होता है। मैं बोल रहा था ना, उसका डिस्क्रीट आंसर आएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? खंडित या सॉरी असतत, सतत या खंडित, और इसका क्या आ जाएगा? सतत श्रेणी। सतत श्रेणी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये काउंटेबल डाटा होते हैं। ऐसे नहीं कि 0 से 10 तक दे दिया, 10 से 20 तक दे दिया, इस प्रकार से नहीं होता। काउंटेबल इसमें क्या होता है? डाटा होता है, और इसके साथ में ही यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, और इसके साथ में जैसे मार्क्स ऑफ नंबर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब अपन बात करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कभी आप पॉइंटों में दे सकते हो क्या? ये 0.5 स्टूडेंट्स के नंबर आए, 10 आए, ठीक है, नहीं दे सकते। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? काउंटेबल डेटा आएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्या? कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होती है? इसमें इंटरवल्स होते हैं, मतलब अंतराल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अंतराल होते हैं। 0 से 5, 5 से 10, 5 से 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 से 10 आ जाएगा, और 10 से 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सीरीज भी क्या होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। क्या होती है? इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव होती है। इसको भी शानदार में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो एक बार आप सभी इनको क्या करना, तीनों को क्या करो, एक बार रिवाइज करो, तीनों में अंतर माइंड में घुमा लो। तब तक मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक देता हूं, इसके बाद में अपन आगे की ओर बात करते हैं। ठीक है, तो रिवाइज कर लिया होगा मेरे हिसाब से, और कुछ डाउट आए होंगे, कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज से पहले इन दोनों को समझ ले, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। सबसे पहला है इंक्लूसिव।
इनक्लूसिव होता है। इनक्लूसिव में क्या होता है बेटा, इनक्लूसिव में इस प्रकार से होता है, इसमें तो क्या होता है, जो अपने इंटरवल है ना वो सेम होता है, लोअर लिमिट और इसके साथ में नेक्स्ट वाली लिमिट है, पर इसमें क्या नहीं होता है, इसमें सेम नहीं होता है। ठीक है, एक तो जैसे इस प्रकार की होती है 10 से 15 और 15 से 20 और इसके साथ में ही 20 से 25, एक तो इस प्रकार की होती है, एक होती है एक अंतराल, अंतराल तो पाए जाते हैं, इंटरवल पाए जाते हैं, इंटरवल पाए जाते हैं, लिमिट्स पाई जाती है, लोअर लिमिट इसको बोलेंगे, अपर लिमिट इसको बोलेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं या कैसे कैसे पूछे गए। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, अब इसके बाद में एक आती है दूसरी आती है अपने जैसे कि 10 से 15 है, 10 से 15 है और इसके साथ में ही 15 से क्या है, 15 से नहीं 16 से क्या है, 16 से 20 है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा लाइट का इश्यू मैं सोल्व कर देता हूं बेटा। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है, ये अपन पढ़ रहे थे 16 से 20, 21 से कितना हो जाएगा, 21 से 25 आ जाएगा और 26 से 30 आ जाएगा, 26 से 30 आ जाएगा और 31 से 35 आ जाएगा, 31 से 35 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना आप सारी चीजों को कि एक प्रकार की क्या होती है जिसमें लोअर लिमिट और सॉरी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, सेम होती है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट मतलब पहले वाले की अपर और दूसरे वाले की जो लोअर लिमिट है वो सेम होती है, तो उसको अपन एक्सक्लूसिव बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव बोलते हैं। और इंक्लूसिव किसको बोलते हैं, जब लोअर लिमिट पहले की और इसके साथ में अपर लिमिट सॉरी पहले की अपर दूसरे की लोअर लिमिट क्या होती है, क्या होती है बेटा, असमान होती है, मतलब अलग अलग होती है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव बोलते हैं। तो जब अलग अलग होती है, जब अलग अलग होती है तब तो अपन इंक्लूसिव बोलेंगे, जब समान होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव बोलेंगे। अब तीनों का रिवीजन करवा देता हूं बेटा आप सभी को। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आती है, इंडिविजुअल आती है और इसके साथ में सीरीज आती है, इंडिविजुअल सीरीज, इसके साथ में ही डिस्क्रेट, डिस्क्रेट सीरीज और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाली आती है जिसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत श्रेणी, इसको बोलते हैं असतत श्रेणी, असतत श्रेणी, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। ठीक है, अब सबसे पहले समझो कि जो आपके श्रेणी है, मतलब सतत श्रेणी तो बाद में समझेंगे, इंडिविजुअल बाद में समझेंगे, डिस्क्रीट बाद में समझेंगे, पहले सीरीज क्या होता है। सीरीज एक प्रकार का ग्रुपिंग ऑफ डाटा का क्या होता है, मेथड होता है। डेटाज को अपन एक सही तरीके से राइट मैनर में एक ग्रुपिंग ऑफ डेटा करेंगे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो वो उसको अपन सीरीज बोलते हैं। इसके बाद में आती है कि 3 प्रकार की सीरीज होती है। 3 प्रकार में सबसे पहले आती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में क्या होता है बेटा, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ होगा, यहाँ पर कोई स्टूडेंट, टोटल 5 स्टूडेंट है, 5 में से सबसे पहले स्टूडेंट के नंबर आते हैं 5 आते हैं, दूसरे स्टूडेंट के नंबर आते हैं 6 आते हैं और तीसरे स्टूडेंट के क्या आते हैं 7 नंबर आते हैं। मतलब जब अपन जो डेटा या जो आंकड़े होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के रखते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी के रूप में अपन ने रख लिया। ठीक है, पर्टिकुलर व्यक्ति के जब डेटा अपन देखते हैं तो वो कौन सी आती है, इंडिविजुअल सीरीज आती है। और जब डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट में अपन क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मार्क्स की बात कर लूं कि यहाँ पर 5 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के आते हैं, 6 मार्क्स 7 स्टूडेंट के आते हैं, 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आते हैं और इसके साथ में ही अपन बात करें तो 2 मार्क्स 1 स्टूडेंट के आता है, 0 मार्क्स 1 स्टूडेंट के आता है। ठीक है, और फिर मैं 0 लिख के भी कर सकता हूँ कि 0 एक और के आता है। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि इसके साथ में ही 0 यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, वो तो वहां पर आता, यहाँ पर अपने क्या आ जाता है, इसको अपन डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं।
हैं। इसको मार्क्स भी, इसको स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसके साथ में ही अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं, यहाँ पर मार्क्स आएगा बेटा। थोड़ा सा अपन ने क्या कर दिया, इसमें अलग कर दिया, दोनों साइड ही एक कर लिया। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ इसको बनाकर, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें क्या होती है, दो चीज होती है बेटा, दो चीज होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है मार्क्स, यहाँ पर आपको देखना है स्टूडेंट के नंबर की, कितने स्टूडेंट के आती है। जैसे कि 5 मार्क्स है, 6 स्टूडेंट के आ रहे हैं, 7 मार्क्स है, 5 स्टूडेंट के आ रहे हैं, 6 मार्क्स है, 3 स्टूडेंट के आ रहे हैं, 0 मार्क्स है, 2 स्टूडेंट के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर यहाँ पर जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज है ना, इस डिस्क्रीट बेटा आगे जो समांतर माध्य है ये इनके आधार पर ही समझ में आएगा। जब तक ये समझ में नहीं आएगी, इसको 2-3 बार समझाने का मतलब ये है कि जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे वाली चीजें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इन फ्रीक्वेंसी बार बार 5 नंबर आ रहे हैं 6 स्टूडेंट के, ठीक है। मतलब 6 स्टूडेंट के नंबर क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। 6 नंबर, जो 6 नंबर, जैसे आपकी क्लास है, आपके नंबर में, आपकी क्लास में 6 स्टूडेंट के 5-5 नंबर आते हैं, मतलब उनके क्या किए गए, वो डेटा क्या हो रहा है, दोहरा रहा है, फ्रीक्वेंसी बार बार आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। जब डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ में दिया हुआ हो, जब डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ में दिया हुआ हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। इसमें इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं होता है। इसके बाद में आती है अपने कंटिन्यूअस में क्या होता है बेटा, इंटरवल्स पाए जाते हैं, इंटरवल्स पाए जाते हैं, मतलब अंतराल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंतराल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, अंतराल पाए जाते हैं। कि सर अंतराल कैसे, अंतराल की भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अंतराल के रूप में मैं आपको देख लेता हूं कि अंतराल क्या पाए जाते हैं। अंतराल में अपन बात करें तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि सर सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि जो कंटिन्यूअस है, जो सतत है, कंटिन्यूअस है और जो सतत है, उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है कि सर सबसे पहली चीज ये होती है कि इसमें 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस प्रकार को क्या कहते हैं, इंटरवल बोलते हैं। ये 5 का क्या है, अंतर है, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंटरवल कहते हैं। तो जब अंतराल पाया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। मतलब वो क्या है, उनके बीच में, उनके मध्य क्या पाए जाते हैं, इंटरवल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इंटरवल पाए जाते हैं। तो इसके साथ में ही अपने कंटिन्यूअस आती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। किसकी बात करते हैं, आगे की ओर बात करते हैं। और आगे क्या आ जाएगा, आगे अपना नेक्स्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट में अपने क्या रहेगा, नेक्स्ट में अपने रहेगा, नेक्स्ट में अपन बात करते हैं कि ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है इंक्लूसिव, इसके साथ में एक होती है एक्सक्लूसिव। ये क्या होती है, एक्सक्लूसिव बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इंक्लूसिव में क्या होता है कि सर इंक्लूसिव में इस प्रकार से होता है, ध्यान से समझना, 5 और 10, ठीक है, और 11 और 15, और इसके साथ में 16 और क्या होगा 20, और 21 और क्या होगा 25। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। याद रखना, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा, ठीक है, ये तो याद रखना। अब इसके साथ में इसमें क्या होता है, आपको पूछी जा सकती है कि ऐसी श्रेणी का नाम बताइए जिसमें जो निम्न, पहले की तो क्या होती है उच्चतम सीमा और दूसरे की क्या होती है निम्नतम सीमा, अलग अलग होती है, तो उसको इंक्लूसिव क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। मतलब इसमें क्या हो रही है, पहले की अपर और दूसरे की लोअर क्या हो रही है, समान हो रही है, सॉरी असमान हो रही है, असमान अलग अलग होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको इंक्लूसिव बोलते हैं। और जब ये समान होती है, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 होती है, मतलब ज्यादातर अपन देखते हैं एक्सक्लूसिव वाली देखते हैं, ठीक है। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, जब पहले की तो क्या होती है, पहले की अपर होती है, दूसरे की क्या होती है, लोअर होती है। जब ये दोनों समान होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो दोनों याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है, एक्सक्लूसिव। और यहां से ज्यादा पूछने की संभावना है इसके बजाय, ये तो आगे काम में आएंगे ही आएंगे, यहां से सीधा क्वेश्चन बन जाएगा।
यहां से सीधा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। क्या होता है एनालिसिस ऑफ डाटा, और डाटा न बोलकर आप इसको डेटा भी बोल सकते हो बेटा। क्या बोल सकते हो, डेटा भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट स्टेप अपने क्या आ जाती है, एनालिसिस ऑफ डेटा। मतलब अपन ने क्या कर लिया, अपन ने क्या कर लिया बेटा, अपन ने सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें कर ली वो देख लो। टेबुलेशन नहीं पढ़ा बेटा, अपने क्या हो जाती है, अपन ने क्लासिफिकेशन हो जाता है। क्लासिफिकेशन के बाद में क्या होता है, टेबुलेशन होता है। टेबुलेशन का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डाटा इन टेबल्स। मतलब जब अपन क्या करते हैं, जब अपन अरेंज करते हैं किनको, जो क्लासिफाइड डाटा होते हैं उनको टेबल्स में रख देते हैं। इस प्रकार से टेबल्स में रख देते हैं क्लासिफिकेशन की हुई डेटाज को। तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, उसको अपन क्या कहते हैं कि सर उसको अपन कहते हैं, उसको टेबुलेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, टेबुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, टेबुलेशन कहा जाता है। और इसमें देखिएगा, इसमें अपन नेक्स्ट बात करते हैं आगे की ओर कि इसके कंपोनेंट्स, दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, और दो प्रकार में सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि कैप्शन क्या होता है, स्टब क्या होता है। कैप्शन क्या होता है, स्टब क्या होता है। द हेडिंग ऑफ कॉलम इज नॉन एज कैप्शन। मतलब हेडिंग कॉलम की और रोज की हेलम को क्या कहते हैं कि सर स्टब कहते हैं। देखो ध्यान से समझना कि जब क्या होता है कि सर जब होता है अपने क्या होता है, जैसे कि इस प्रकार से मैं बात करूं, इस प्रकार से तो क्या आ जाएगी, इस प्रकार से तो सबसे पहले की क्या आ जाएगी, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, इसके साथ में ही प्रोडक्शन। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग आप बिंदुओं में डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग हेडिंग होगी। इसके साथ में इधर क्या होगी, फसलों के नेम। फसलों के नेम, तो क्रॉप्स यहाँ पर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, क्रॉप्स बोल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मेज लिख दिया, मेज लिख दिया। यहाँ पर मैंने पैडी लिख दिया, यहाँ पर मैंने पैडी लिख दिया। ठीक है, पैडी लिख दिया। इसके साथ में मैं यहाँ पर दूसरी क्रॉप का नाम लिख देता हूँ। तो इनको तो अपन क्या कहेंगे बेटा, इन ऊपर वाली हेडिंगों को क्या कहेंगे, इनको कैप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कैप्शन कहेंगे। और इनको क्या कहेंगे, इनको अपन कहेंगे स्टब। क्या कहेंगे, स्टब कहेंगे। तो आपको पूछ सकता है हेडिंग ऑफ कॉलम, हेडिंग ऑफ कॉलम। तो कॉलम क्या होता है कि सर खड़ी लाइन होती है। खड़ी लाइन मतलब ये वाली होगी, ये वाली होगी। ये खड़ी लाइन की तो है, ये खड़ी लाइन की तो हेडिंग है प्रोडक्टिविटी, ये भी खड़ी लाइन की है। तो हेडिंग ऑफ कॉलम, हेडिंग ऑफ कॉलम दैट इज कैप्शन, नॉन एज कैप्शन। हेडिंग ऑफ रो, हेडिंग ऑफ रो मतलब किसकी हो जाएगी बेटा, अपने रो की हो जाएगी, किसकी, पंक्ति की हो जाएगी। तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन स्टब कहेंगे। और पंक्ति या रो किसको बोलते हैं, आड़ी लाइन को। किसको बोलते हैं बेटा, आड़ी लाइन को बोलते हैं। तो वो अपने क्या हो जाएगी, स्टब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टब हो जाएगी। तो ये अपने क्या हो जाता है बेटा, ये अपने सारणी का टेबुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, टेबुलेशन हो जाता है। टेबुलेशन के जो है कंपोनेंट हो जाते हैं, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए बता रहा हूं कि आपको सारे नोट्स एक ही क्लास में मिल जाएंगे। सभी साथियों को क्लास को शेयर कर देना, ऐसा स्टैटिक्स का मटेरियल दोबारा तैयार नहीं होगा। जी जान लगाकर यहाँ पर मैथ जो आपके हैं मटेरियल तैयार कर रहे हैं, तो अपने साथियों वगैरह को भी बताओ और उनको भी बताओ कि बढ़िया बढ़िया मटेरियल आ रहा है ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। ऐसे ही सभी का चाहिए तो सपोर्ट दिखाना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना है। तभी आपको क्या मिलेगा, ऐसा ही मटेरियल मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी अच्छी आसान भाषा में और आसान पीपीटी में। तो देखिएगा सबसे पहले, और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आओ, शानदार। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा में क्या होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मेरे पास में ये श्रेणी आ जाती है। ठीक है, ये मेरे पास में श्रेणी आ गई, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और इसके साथ में ही अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पर 5-6 बार फ्रीक्वेंसी हो रही है, 7 की 8 बार हो रही है और यहाँ पर 9 की 10 बार हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब जो बार बार रिपीट होता है उसको क्या कहते हैं, मोड कहते हैं क्या, बहुलक कहते हैं क्या, बीच वाले को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं क्या। मतलब एवरेज निकालते हैं, इनके द्वारा क्या निकालते हैं, इनके द्वारा औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं, औसत
कॉन्सेप्ट निकालते हैं, तो एनालिसिस करते हैं डेटाज को। क्या करते हैं? जो डेटा होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं। इसके अलग अलग मेथड होते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नेक्स्ट क्लास में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करेंगे। फिर आता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मतलब अपकिरण की माप आ जाएगी। मेजर ऑफ अपने जो क्या आ जाता है, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस होता है, इनके द्वारा क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसके साथ में सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी क्या होती है कि सर ये सेंटर मतलब जो मध्य है या औसत है, वो वैल्यू अपने को इसके माध्यम से पता चलती है। इसके मैथमेटिकल एवरेज आते हैं और इसके साथ में पोजिशनल आते हैं। पोजिशनल में दो आ जाएंगे, याद रखना, पूछा जाता है कि मोड और मीडियन। मोड और मीडियन किस में आ जाएगा? मोड और मीडियन आ जाएगा अपने पोजिशनल एवरेज में। मैथमेटिकल एवरेज में क्या आ जाएगा बेटा? मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, अर्थमेट्रिक मीन और इसके साथ में ही जियोमेट्रिक मीन और इसके साथ में ही हार्मोनिक मीन। क्या आ जाएगा? हार्मोनिक मीन आ जाएगा। मतलब अर्थमेटिक मीन आ गया, जियोमेट्रिक मीन आ गया, हार्मोनिक मीन आ गया, मोड आ गया, मीडियन आ गया। ठीक है, ये 5 प्रकार की मेजर होती है। और इसके साथ में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मेनली कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। वैसे क्लासिफिकेशन के आधार पर करें, मैथमेटिकल और पोजिशनल, पोजिशनल, मोड और मीडियन, और मैथमेटिकल एवरेज में बात करें अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और इसके साथ में ही क्या हो जाता है? हार्मोनिक मीन। अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हार्मोनिक मीन किसके काम में आता है, जियोमेट्रिक किसके काम में आता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, सूत्र क्या होते हैं, सारी चीजें अपन क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद में देखो आगे की ओर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब डाटा को रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करने के अलग अलग मेथड होते हैं। देखो ये डायरेक्ट तो आपके नहीं दिया हुआ है जो टॉपिक है, पर इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। ठीक है, मतलब डाटा को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि भाई साहब मैं आपको क्या लेकर आता हूं, मैं आपको लाकर दे देता हूं। जैसे कि मैं बात करता हूं कि सबसे पहले मैं आपको लाकर देता हूं, डेटा लेकर लाकर आपको देता हूं कि सर कैसे डेटा की बात करूं तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको दे दिया कि कोई भी क्रॉप है, ठीक है, राजस्थान है, राजस्थान में कोई भी क्रॉप है, क्रॉप में मैं बात करूं तो सबसे पहले अपने आ जाता है, जैसे गेहूं का मैंने दे दिया कि गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो टोटल का कितना होता है कि सर 20% होता है, और जो धान होता है धान का 50% होता है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो जो मक्का होता है, मक्का का टोटल का कितना होता है कि सर टोटल का लगभग 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। और बाजरे की बात करूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाजरे की बात करूं तो 20% होता है। ठीक है, अब आपका ये एक सर्कल हो जाता है, ये क्या हो जाता है? एक सर्कल हो जाता है, और इस सर्कल में 50% तो किसका हो गया कि सर धान का हो गया। इसको आपने जैसे कि आपने छोटे छोटे डॉट डॉट से क्या कर दिया? दर्शा दिया। ठीक है, डॉट डॉट से क्या कर दिया? दर्शा दिया। ठीक है, इसके साथ में आपने कर दिया नेक्स्ट वाले, जैसे गेहूं है, गेहूं को आपने 20% कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हो? इसको आप गोल सर्कल से, मतलब जो गोले होते हैं ना, गोलों के रूप में दर्शा दिया। ठीक है, और इसके साथ में ही आप क्या कर देते हो? नेक्स्ट वाला क्या आता है? नेक्स्ट अपने मक्का आता है, मक्का 10% हो जाता है। ठीक है, 10% को आप ऐसे लाइनों से क्या कर देते हो? डिनोट कर देते हो। किससे डिनोट कर देते हो? इसके साथ में ही आप क्या करते हो? जो बाजरा है, बाजरा 20% है, तो बाजरे को क्या कर दोगे? पूरे को ब्लॉक कर दोगे, पूरे को क्या कर दोगे? ऐसे आप रंगित इसको कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखोगे कि गेहूं, गेहूं लिखकर डॉट 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 इससे डिनोट कर रहे हैं। इसके साथ में ही क्या लिख दोगे कि सर मक्का लिखनी है, तो मक्के के लिए क्या करोगे? मक्का 10% है, तो इस प्रकार की धारियां वगैरह है, इस प्रकार से डिनोट कर दोगे। और इस प्रकार से ही अपन बात करें, नेक्स्ट अपने आता है धान, ये धान वाला किया है बेटा, धान आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, गेहूं क्या आ जाएगा? गेहूं गोले आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको याद रखना है, थोड़ा सा क्या रखना है? इस प्रकार से याद रखना है, मतलब इस प्रकार से को क्या बोलते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। आपने डाटा तो ये तो डेटा तो लेकर आए, पर इस डेटा को प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं? एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, डेटा को एनालिसिस करने के लिए प्रेजेंटेशन भी जरूरी होता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या करते हो? अलग अलग मेथड अपनाते हो, जैसे कि पाई चार्ट आ गया, जैसे कि पाई चार्ट आ गया। कौन सा आ गया बेटा? पाई चार्ट आ गया, और पाई चार्ट अपने ये वाला हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अपने क्या होते हैं बेटा? डेटा को रिप्रेजेंट करने के क्या होते हैं? मेथड होते हैं अलग अलग। इसके बाद में अपन बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहले अपने आता है फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम होता है। इसके साथ में पहले अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डाटा रिप्रेजेंट का डेफिनेशन क्या होती है। डाटा रिप्रेजेंटेशन रेफर्स द फॉर्म विच डाटा इज स्टोर्ड, मतलब ऐसी फॉर्म या ऐसा प्रकार जिसमें डेटा
को क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, मतलब डेटा को संग्रहित किया जाता है, डेटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, डेटा को क्या किया जाता है, संचरित किया जाता है, संचरित किया जाता है। तो ऐसा मेथड को क्या कहते हैं, ऐसे मेथड को अपन कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा का प्रतिरूपण या रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब इसके अलग अलग मैं आपको बता देता हूं मेथड। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है हिस्टोग्राम। क्या आता है, हिस्टोग्राम आता है। हिस्टोग्राम में जैसे कि इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से आ गया, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसमें इनको क्या बोलेंगे, बार, इनको क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। और इसलिए इसको बार डायग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बार के द्वारा डायग्राम बनाए हुए, तो इसको क्या बोलेंगे, बार डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हिस्टोग्राम बोलेंगे। और ये किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हिस्टोग्राम डायग्राम है वो किसने दिया था, वो कार्ल पियर्सन ने दिया था। हिस्टोग्राम इज अ मेथड ऑफ, इज ए method of representation data, रिप्रेजेंटेशन डाटा आ जाएगा। मतलब हिस्टोग्राम इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब ये क्या करते हैं, डेटा जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को क्या करते हैं, उनको क्या करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए अपन क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप से रखते हैं। आपने देखा है क्या कि इस प्रकार से इधर कोई संख्या लिखी हुई होगी, कोई स्टेट वगैरह लिखा होगा कि जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो पंजाब में सर्वाधिक होता है, गेहूं का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है, मक्के का उससे कम होता है। फिर यहाँ पर परसेंटेज लिखी होगी कि 5% है, 10% है, 20%, इस प्रकार से होता है। गेहूं दे दिया, मक्का दे दिया, इस प्रकार से कि इसका सबसे कम होता है। इस प्रकार से उनको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। दैट इज हिस्टोग्राम। किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने। बार डायग्राम होता है, इनको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में कार्ल पियर्सन ने दिया था, हिस्टोग्राम इज द मेथड ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा को प्रतिरूपित करने का क्या है, मेथड है। इसके बाद में देखिएगा बेटा एक और यहाँ पर आता है, नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कि सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसको बोलेंगे, जब अपना जो हिस्टोग्राम डायग्राम होता है, जो अपना हिस्टोग्राम डायग्राम होता है, आप अच्छे से बना लेना इसको। जब हिस्टोग्राम जो अपना डायग्राम होता है उसके मिड पॉइंट को, एक मिड पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के साथ में मिला देते हैं, स्ट्रेट लाइन के साथ में मिला देते हैं, स्ट्रेट लाइन के साथ में मिला देते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। एक सीधी लाइन खींचनी है, सीधी खींचनी है बेटा, फ्री हैंड से नहीं, सीधी लाइन खींचते हो, स्केल के द्वारा समझ सकते हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये ऐसे ही नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है, एक बड़ा हो गया, एक उससे भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, एक उससे भी छोटा हो जाता है, एक उससे भी छोटा। तो इनके मिड पॉइंट को मिलाना है, मिड पॉइंट को मिलाना है, सीधी लाइन से मिलाना है। किससे, सीधी लाइन से। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, when the midpoint of histogram match by the straight line, मतलब एक सीधी रेखा के द्वारा आप इनको जब मिलाते हो, ठीक है, तो उनको आप क्या कहते हो, उनको आप कहते हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो याद रखना सीधी रेखा। इसके बाद में आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व में वही आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, वही आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाला आ जाएगा। पर फ्री हैंड लाइन से इनमें जो उनको आपस में अटैच करते हैं, जो उनको मिलाते हैं, वो फ्री हैंड लाइन से मिलाते हैं। किससे करते हैं, फ्री हैंड लाइन से उनको क्या करते हैं, उनको अपन मैच करते हैं, उनको अपन मिलाते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, मिलाते हैं आपस में, उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसको अपन कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। तो तीन प्रकार के हो गए। सबसे पहला बार डायग्राम, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम is the method of data representation in which present bar diagram। इसमें present क्या होते हैं, बार डायग्राम होते हैं। किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था। इसके साथ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है when the histogram bar mid point match या attach by the straight line, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन में स्ट्रेट होगी और इसमें क्या होगी, फ्री हैंड लाइन, मतलब ऐसे ही अपने हाथ से मिला देते हैं ना उनके मिड पॉइंटों को, तो उसको अपन क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व कहते
हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। ओजीव कर्व भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेटा ये क्लियर है कि नहीं है, एक बार मेरे को बता दो कि क्लियर है कि नहीं है, कमेंट करके बता दो कैसे क्या समझ में आ रहा है। एक आ जाएगा पाई चार्ट, एक क्या आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएगा। तो ये सारे अपने क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। ये अपने क्या होते हैं, सारे क्लियर होते हैं। सबसे पहले हिस्टोग्राम, जिसमें इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन, ए ग्राफ दैट शोज फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकल डाटा यूजिंग द रेक्टेंगुलर, या इनको क्या बोलते हैं, बार डायग्राम, जो कि मैंने बता दिया था। इसके साथ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, द मिड पॉइंट ऑफ टॉप ऑफ हिस्टोग्राम या टॉप ऑफ बार डायग्राम, बार्स, हिस्टोग्राम बार्स आर जॉइंड बाय, उनको ज्वाइन करते हैं बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के द्वारा उनको मिला देते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी कर्व इसमें क्या हो जाएगा, द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ हिस्टोग्राम बार आर जॉइंड बाय फ्री हैंड लाइन या फ्री हैंड कर्व। मतलब इसको क्या कर देते हैं, फ्री हैंड लाइन के द्वारा क्या कर देते हैं, मेजर आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, मतलब जैसे मिड हो गया, मिड पॉइंट, इन मिड पॉइंटों को अपन फ्री हैंड लाइन से कर देते हैं। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व। जब अपन स्ट्रेट लाइन के द्वारा, सीधी रेखा के द्वारा इनको मिलाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में गोल होगा और इसमें क्या होगा, डेटाज को अपन अलग अलग जगह पर क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर फॉर्म में रख देंगे। अभी मैंने बताया था गेहूं वगैरह का देखकर एग्जांपल, जब अपन डेटाज को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर फॉर्म में तो उसको अपन पाई डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने क्या हो जाता है, ये अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने का मेथड हो जाता है। इसके बाद में लास्ट क्या आ जाएगा बेटा, लास्ट आपके एक है द स्टेप ऑफ समराइजिंग ऑफ डाटा। फर्स्ट स्टेप आपको बतानी है, ये आप कमेंट करोगे, ये आप कमेंट करोगे। देखिए किस किस ने किस लेवल से पढ़ा है, किस लेवल से पढ़ा है। इन नंबरों को आप सेव करके इन पर मैसेज कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कैसे क्या समझ में आ रहा है। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना जितनी भी हार्ड सब्जेक्ट, एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे ही आसान भाषा में समझाई जाएगी। पर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। क्लास 3 लेकर आएंगे, जल्द लेकर आएंगे। प्यार और सपोर्ट दिखा दो, सभी साथियों को शेयर कर दो। बस शेयर करोगे और ऐसे मान लो कि धुआं उठा दोगे तो डब्ल्यू में ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं बचेगी जो यहां पर नहीं आ जाएगी। इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएंगे, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी के लिए आ जाएंगे। पर सभी साथियों को एक बार पता होना चाहिए कि ब्राइट एग्रो क्लासेस लेकर आ रहा है एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लासेस के साथ में डब्ल्यू की प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप सभी की मजबूती के साथ में डब्ल्यू की तैयारी होने वाली है। तो सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।